राजस्थान में चुनाव के दौरान हनुमान की चर्चा जरूर होती है। आरएलपी के आने के बाद से क्षेत्रीय समीकरण बने, लेकिन राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जगह है ही नहीं। इस बार भी 77 सीटों पर विधानसभा में आरएलपी ने प्रत्याशी उतारे, 76 हारे। केवल और केवल एक प्रत्याशी खुद हनुमान बेनीवाल, जो आरएलपी के सुप्रीमो है, जीते, और जीत भी इतनी कठिन रही कि पसीने आ गए। और यही राजस्थान की राजनीति का टर्निंग पॉइंट हुआ। बीजेपी उनसे नाराज है क्योंकि एनडीए से 2019 में सांसद चुने गए, और उसके बाद जब जरूरत बीजेपी को एक जाट छत्रप की थी, किसान लीडर की थी, उस बीच में किसानों के मुद्दे को हवा देते हुए एनडीए से दूरियां बना ली। लेकिन एनडीए से दूरी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंख दिखाना है, ये राजनीतिक हलकों में समझा जाता है। आरएलपी सुप्रीमो उत्साह में थे विधानसभा चुनाव में, परिणाम मनमाफिक नहीं आए। लेकिन फिर से लोकसभा चुनाव है और आरएलपी की हर गतिविधि पर सबकी निगाहें हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान और वरिष्ठ सहयोगी आकाश गौरव है। आकाश, स्वागत है हमेशा की तरह। धन्यवाद। इस बार हम उस लीडर की बात कर रहे हैं जिसने राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं को छकाया है, पार्टियों को चौंकाया है और जाट छत्रप के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है। अक्सर उनके वीडियो आते हैं उनके कार्यकर्ताओं को डांटते हुए, फिर दुलार करते हुए, कुछ तो नृत्य के वीडियो भी आए। हालांकि हनुमान बेनीवाल की राजनीति इन सब से दूर रही। अब 2023 के विधानसभा चुनाव ने उन्हें थोड़ा कमजोर कर दिया, थोड़ा कहूं या कहूं कि पूरी तरीके से कमजोर कर दिया। एक फुटबॉल की तरह राजनीतिक विशेषज्ञ उन्हें देख रहे हैं। कभी कहते हैं बीजेपी की ओर जाएंगे, कभी कहते हैं कांग्रेस की ओर जाएंगे, लेकिन लेना उन्हें शायद दोनों ही पार्टी उनकी शर्तों के हिसाब से नहीं चाहती। जी, क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव में आरएलपी के कमजोर प्रदर्शन ने इस बार हनुमान की ताकत छीन ली? हनुमान की ताकत छीन ली है। साथ ही सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं, बीच में वो चंद्रशेखर आजाद के साथ भी गए थे, और कहा जा रहा है कि वहीं से उनकी कमजोरियां बढ़ी है। ये विधानसभा चुनाव में पहले देखा जा रहा था कि उनका वोट बैंक बढ़ेगा, वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, ज्यादा प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन शायद राजस्थान की जनता ने उसे स्वीकारा नहीं, उस गठबंधन को नहीं स्वीकारा। तो अब पहले भाजपा, फिर चंद्रशेखर आजाद, और फिर अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के तरफ वो अपनी राह तलाश रहे हैं, जहां अशोक गहलोत उनकी जद्दोजहद के लिए लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं यूं कहेंगे, या फिर कमजोर किया जा रहा है, दोनों अलग अलग मामले हैं। लेकिन उनके करीबी ज्यादा पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरे कार्यकर्ता छोड़ दें, पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं दूसरी सीटों पर हनुमान बेनीवाल के करीबी नहीं रहे तो बात अलग है। लेकिन पुखराज गर्ग, जिन्हें उन्होंने विधायक बनाया, विधानसभा चुनाव में रेवंत राम टागा उन्हीं के खिलाफ लड़े, जी, तमाम चीजें। देखिए, करीबी तो दूर जा रहे हैं, और करीबी दूर क्यों जा रहे हैं इस पर भी चर्चा बनती है। आपको क्या लगता है, आखिर क्या कमजोरियां हैं? क्या लीडरशिप इस वक्त कमजोर है, ये वजह है? हनुमान बेनीवाल का एग्रेसिव स्वभाव क्या इसमें आ रहा है? निर्णय जिस हिसाब से पार्टी के लिहाज से होने चाहिए वो नहीं हो रहे, या आपको लगता है कि अब नेताओं का मोहभंग आरएलपी के साथ आगे बढ़ने से हो गया है? पार्टी का कमजोर होते दिखना आगे के लिए ये शायद कारण बन रहा है नेताओं का आरएलपी छोड़ना। लोगों को लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल जब सदर हैं और वो फैसले लेंगे तो आगे क्या पता आरएलपी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि पहले जब शुरुआत हुई ठीक ठाक प्रदर्शन हुआ, फिर भाजपा का सहारा लिया गया तो सांसद ही भी जीत गए, फिर वहां से सहारा हट गया तो यहाँ भाजपा के साथ कोई गठबंधन में भी सफल नहीं हो पाए, कांग्रेस के साथ अभी तक सफलता नहीं मिल रही है, एएसपी के साथ गठबंधन किया, फायदेमंद नहीं रहा। विधानसभा चुनावों में आपने बताया कि 77 में से 76 सीटों पर हार गए, एक ही सीट जीते वो भी 2000 से। तो पार्टी का लगातार कमजोर होता जाना ये दिख रहा है कि शायद यही मुख्य कारण है कि नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ये कहते रहे कि उनकी जो पार्टी है वो एक गुरुकुल है, जहां शिष्य की तरह लोग आते हैं, राजनेता बनते हैं, फिर उन्हें छोड़कर जाते हैं। जिससे उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक प्रयोगशाला चला रहे हैं, आइए राजनीति करिए, नेता बनिए और जाइए। जी, लेकिन
असर आरएलपी के उन सदस्यों पर पड़ रहा है जिनकी संख्या 22-25 लाख तक पहुंच गई थी जी। वो देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हनुमान है कहां। क्या वास्तव में गठबंधन के सहारे ही हनुमान जीवित रहना चाहते हैं या खंभ ठोकने की ताकत क्यों नहीं है किसी भी। यहां तक नागौर संसदीय क्षेत्र जहां से हनुमान बेनीवाल जीते हैं पिछला चुनाव, वहां से भी प्रत्याशी का दमखम सामने नहीं दिख रहा है। कोई तो वजह रही होगी। क्या लगता है आपको, आखिर कारण क्या है? आरएलपी क्यों इतनी चुप्पी साधे हुए है? क्या सभी सत्ता के समीकरण सेट नहीं हो रहे? हनुमान बेनीवाल के शायद कारण ये है आरएलपी के कमजोर होने का कि जो वो लगातार यूं कहेंगे कि डायरेक्ट निशाना साध देते हैं। कोई बात मंच से कहनी हो डायरेक्ट कहते हैं। पुराने जो उनके बयान है, पहले तो वो कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि राहें तलाश रहे हैं, लेकिन इसमें रोड़ा कौन बन रहा है? उनकी पुरानी बयानबाजी रोड़ा बन रही है जो उन्होंने विधानसभा चुनावों में दी। चाहे वो मदेरणा परिवार के खिलाफ हो, चाहे वो बाड़मेर में जाकर बायतू में जाकर उन्होंने हरीश चौधरी के लिए कहा हो, या फिर वो जयपुर आए हो उन्होंने पायलट अशोक गहलोत के लिए कहा हो। तो अब ये दिख रहा है कि जो उनकी राजे के लिए भी कहते रहे, वसुंधरा राजे के लिए भी कहते रहे, वो लगातार वो इन नेताओं पर जब बयानबाजी करते रहे हैं तो ऐसे में अब यही चीजें उनके लिए रोड़ा बन रही है। उनकी बयानबाजी उनके लिए रोड़ा बन रही है। वो अपने खिंवसर में भी लगातार बयानबाजी करते रहे, लेकिन अंत समय में रेवतराम डागा चले गए, भाजपा से वो टिकट ले आए, तो फर्क तो पड़ता है। हनुमान बेनीवाल के पास 22-25 लाख सदस्य होंगे, लेकिन जब उनके विधानसभा चुनावों के प्रत्याशी और उनके जो इकाइयों में बड़े पदों पर रहे हैं, चाहे प्रदेश के बड़ी इकाई में पद पर रहे उम्मीदवार राम बेनीवाल हो, पुखराज गर्ग हो बड़ी पद पर रहे, महिपाल महिला हो, विक्रम सिंह गुर्जर कल छोड़कर गए हैं, तो इन नेताओं के जाने से उनके साथ एक बड़ा तबका, एक बड़े कार्यकर्ताओं का गुट भी जाता है। यह भी हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। लेकिन फिर भी अब यह कहा जा रहा है कि वो सांसदी छोड़कर विधायकी में इसीलिए आए कि अगले 5 साल अपनी पार्टी को यहां पर मजबूत करेंगे। देखना होगा कैसे करेंगे, क्योंकि नहीं, पार्टी मजबूत करेंगे ये उम्मीद है, लेकिन कहते हैं ना कि लड़ाका नहीं लड़ेगा तो मारा जाएगा। अब लोकसभा चुनाव में निर्दलीय खंभ ठोक चुके थे। रविंदर सिंह भाटी ने ताकत दिखा दी देवदर्शन यात्रा के बहाने, और वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की चर्चाओं में आ गए कि बीजेपी अब उन्हें समझा रही है कि भाई मान जाओ। अशोक गोदारा जोधपुर से कर चुके हैं, और आप बात करें तो नरेश मीणा अपना खंभ ठोक चुके हैं। जब निर्दलीय, ये तो कुछ नाम है, ये निर्दलीय लोकसभा जीतने के लिए अपनी दावेदारी इस तरीके से सेट कर रहे हैं, उस बीच में हनुमान बेनीवाल कहां है? क्योंकि पार्टी तो उनकी है, प्रत्याशी उनके पास है, क्यों वो पीछे हट रहे? क्यों उन्हें नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में अरे वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा? अगर उनके खाते में कुछ भी वोट आएंगे, हार होती है होने दो, लेकिन पार्टी के खाते में वोट अगर दर्ज होते हैं, आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसीलिए ले बैठी कि उसने कुछ राज्यों में लड़ने का साहस किया, उनके कुछ सदस्य हारे और कुछ जीते, लेकिन हारने वालों ने उनका वोट प्रतिशत तो बनाया, वोट प्रतिशत तो बढ़ाया, उस दायरे में तो आए। तो क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी है, उनके सदस्य फिलहाल विधानसभा में केवल और केवल हनुमान बेनीवाल है। लेकिन नागौर की सियासत में अगर मिर्धा परिवार की ओर देखा जाए तो अब ज्योति मिर्धा आगे है, और अगर जीत गई, सांसद बन गई, हनुमान बेनीवाल कहां रहेंगे? क्योंकि वो ही तो उस क्षेत्र के छत्रप माने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल अपनी 25 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दें, लेकिन प्रत्याशी जब उन्हें छोड़कर ही जा रहे हैं। बाड़मेर में किसे उतारते? उम्मीदवार राम बेनीवाल को, वो तो चले गए हैं। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में किसे उतारते? विक्रम सिंह गुर्जर को, वो चले गए हैं। वहां जोधपुर में हो सकता था कि भोपालगढ़ से पूर्व विधायक पुखराज गर्ग उतर जाते, वो भी चले गए हैं। तो हनुमान बेनीवाल के पास पार्टी में कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसे संसाधन, ऐसे नेता जो लोकसभा में टक्कर दे सके, वैसे नेताओं का खड़े होना बड़ा उनके लिए मुश्किल है। अगर 25 सीटों पर लड़ते भी हैं, नहीं जीतते हैं, तो फिर वो एक टैग न लग जाए वोट कटवा पार्टी का कि भाई ये पार्टी जो है ये वोट काटने के लिए खड़ी होती है, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व दिखाने के लिए खड़ी होती है। क्योंकि ऐसी कई पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ती है। शायद हनुमान बेनीवाल वो टैग भी ना चाहते हो कि ऐसा कोई टैग ना लगे। ये तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही लग चुका है, इसीलिए बड़ी संख्या में राजनीतिक विशेषज्ञ और मीडिया में ये चर्चा चलती रही कि हनुमान बेनीवाल किसी के
इस हाथ की तो कठपुतली बने हुए हैं। यही वजह रहा कि आरएलपी की सीटें कम आई, आरएलपी के सदस्य जीतते, लेकिन उन्होंने सीटों का चयन जिस तरीके से किया, प्रत्याशियों के चयन में जो चीजें रही और उनके साथ जो प्रमुख हथियार के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया किसी व्यक्ति ने, आप समझ रहे होंगे शायद, जिन्होंने भी इस्तेमाल किया वो आज हारकर भी मजे में है, लेकिन संघर्ष से जूझ रहे हनुमान बेनीवाल हैं। अब उनके अस्तित्व पर संकट है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो संभवतः फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये वीर भूमि है, यहाँ शहीदों को इज्जत मिलती है, और जो पीठ दिखाकर भागते हैं संभवतः उनको एक किनारे के लिए रख दिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त आकाश यही है कि आखिर दरवाजे बीजेपी हमेशा कहती रही है बंद है, लेकिन बीजेपी अचानक चौंकाने वाले फैसले कर देती है। वो जीत की तरफ देखती है, वो चेहरा देखती है, वो कहती है नागौर में हमने प्रत्याशी तो तय कर दिया पहली लिस्ट में, शायद इसलिए किया कि हनुमान बेनीवाल प्रेशर जो बना रहे थे वो कम हो, और उन्होंने कह दिया कि आ जाइए, आप स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाइए, लेकिन सेंटर में 25 की 25 सीटों में आप बाहर से समर्थन दीजिए, अगर दे सकते हैं संभवतः। लेकिन इसके इतर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ये चाहती है कि जाट वोटर्स को अपनी तरफ करने में इस छत्रप का भी सहारा लिया जाए, लेकिन कांग्रेस फायदे में इस वक्त इसीलिए भी है क्योंकि जाट वोटर्स तो ऑलरेडी उनके खेमे में है। विधानसभा चुनाव में देखा, शेखावाटी उन्होंने जीता है, नागौर में सीटें उन्होंने जीती है, वो इसी वजह से उन्होंने जीती है। और अब उन्हें लगता है कि हनुमान बेनीवाल केवल और केवल कुछ युवाओं के जो जाट हैं उनके वोट दिलवाने में ही सक्षम है, तो हम इन्हें लेकर समझौते की गाड़ी को कैसे बढ़ाएं। हनुमान बेनीवाल भी शायद देख रहे हैं कि स्टेट में अगले 5 साल ही शेष हैं भजनलाल सरकार के, तो उस सरकार में भले ही मैं एक विधायक हूं, लेकिन काम तो मेरी जनता के, मेरी पार्टी के लोगों के करवाने इसी सरकार से है, तो सीधा टकराव ना लिया जाए। पुराने रिश्ते भी रहे हैं उनके एनडीए से, मोदी की टीम में वो बतौर सांसद काम कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त रोके हुए, लेकिन राजस्थान की निगाहें उन पर सीधे तौर पर बनी हुई है कि राजस्थान का यह नेता, आरएलपी का लीडर, सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल क्या करेगा। एक लाइन में आप बता सके कि उनके सामने आईने की तरह तस्वीर क्या है, खुद लड़े, साथ जाए या नमस्ते करके बैठ जाए। या तो वो कांग्रेस के साथ चले जाएं और लड़ लें वो सीटें, लेकिन कांग्रेस अब उन्हें सीटें देगी नहीं देगी। हालांकि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि गठबंधन की बात बन गई है, बात हो गई है, गठबंधन की तय हो गया है। हनुमान बेनीवाल भी दिल्ली में है, आज कांग्रेस की वहां बैठक भी चल रही है, क्या पता कोई खबर निकल कर आ जाए। लेकिन कांग्रेस के साथ जाते हैं तो अच्छी बात है कि कांग्रेस का वोट नागौर में मजबूत है। नागौर में जो दूसरे लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो भी उनके लिए अच्छे साबित होंगे अगर वो अपने गठबंधन के तहत वहां पर उम्मीदवार उतारते हैं तो, या फिर अगर खुद लड़ लें तो फिर वो एक लड़ाका वाली जो बात आप कह रहे थे कि वो साबित तो हनुमान बेनीवाल को करनी पड़ेगी। भले दूसरी सीटों पर प्रत्याशी ना उतारे वो, लेकिन अगर खुद भी लड़े तो कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों के लिए एक चिंता तो वो बढ़ा ही देंगे चुनाव में। कांग्रेस और भाजपा अपने चुनाव में ज्यादा तेजी तो कम से कम लेकर ही आ जाएगी कि भाई नागौर का मुकाबला इतना आसान नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल मैदान में है। हनुमान बेनीवाल को केवल नागौर तक सीमित करना भी कह सकते हैं कि लीडर के हिसाब से ठीक नहीं होगा। सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां आरएलपी का दबदबा है, काम ठीक प्रकार से होते हैं। लेकिन बहरहाल हनुमान बेनीवाल इस वक्त मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं जी। उम्मीद है राजस्थान चौक पर आएंगे, एक विशेष साक्षात्कार संभवतः आपके साथ होगा, आपकी इच्छा भी है कि हनुमान बेनीवाल से बातचीत की जाए, लेकिन ये राजनीतिक तस्वीर तय होने के बाद वो आएंगे और उनसे कई ऐसे सवालों पर बात करेंगे जो आप दर्शकों से भी जुड़े हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और राजस्थान चौक को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि हनुमान के राम कौन है? राजस्थान चौक को प्यार देने के लिए, स्नेह देने के लिए, सब्सक्राइबर कर कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए राजस्थान चौक के साथ, हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।